हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन के। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 18/2022। कहने के लिए तो 3 लाइन की एक छोटी सी नोटिफिकेशन है, बट इसके इंप्लीकेशन जो है वो बहुत बड़े बड़े इंप्लीकेशन हैं। बहुत सारी चीजें जो यहां से चेंज होने वाली हैं। 1 अक्टूबर से आपकी बहुत सारी चीजें जीएसटी के अंदर अब चेंज होने वाली है। समझ लीजिए क्या क्या बदलाव आने वाले हैं जीएसटी के अंदर 1 अक्टूबर 2022 से। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस को प्रैक्टिकली डिटेल में सीखना चाहते हैं किस तरीके से काम करता है, तो आप जरूर चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट fintexpro.in। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 3500 इज द कोर्स फीस, जहां पे हम डिटेल में सारी चीजें समझते हैं और सारी चीजों का डिटेल एनालिसिस करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप कोर्स की डिटेल्स को वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सर नोटिफिकेशन के ऊपर। छोटी सी नोटिफिकेशन थी, आप देखेंगे 3 से 4 लाइन की यहां पर एक नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन के अंदर कुछ सेक्शंस को इफेक्ट में लाया गया है। देखिए, नोटिफिकेशन को समझने से पहले और जो आज हम समझने वाले हैं, कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा। आप किसी भी चीज़ की अगर स्पेसिफिकली टैक्सेशन में अगर आप सीखना चाहते हैं, टैक्सेशन को उसके एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ होती है आपका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस का मतलब क्या? बेस का मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोविजंस की, लॉज की, नोटिफिकेशंस की, आपको उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो आपका बेस होता है। दूसरा, आप अपडेटेड रहने चाहिए, यानी अमेंडमेंट्स आपको सारी पता होनी चाहिए। टैक्सेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये, एक बार अगर आप सीख लोगे, आपने लास्ट ईयर पढ़ा टैक्सेशन, अगर वो चेंज हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं डायरेक्ट टैक्सेशन में भी और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी, और उसका मेन रीजन जो है वो यही है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी, ये 2 मेन कोर सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के होते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ही ध्यान देती है। सीबीडीटी और सीबीआईसी 2 डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करते हैं, और जहां भी उनको लूप होल लगता है, रेवेन्यू का इंटरेस्ट लूज लगता है, वहां पे वो अमेंडमेंट की जाती है। पहली चीज आपका बेस क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज आप अमेंडमेंट और अपडेट्स आपके पास सारी होनी चाहिए। तीसरी चीज जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है कि जो अमेंडमेंट है वो कब से इफेक्ट में आई है, कोई प्रोविजन है वो कब से इफेक्ट में आया है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आज जो हम पढ़ने वाले नोटिफिकेशन नंबर 18/2022, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर जीएसटी के अंदर बहुत सारे चेंज किए गए, लेकिन वो चेंज इफेक्ट में नहीं आते हैं। फाइनेंस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन जो होते हैं वो 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाते हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2022 के जो काफी सारे प्रोविजन 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो गए, या फिर जो डेट नोटिफाई की थी उस डेट से नोटिफाई हो गए। लेकिन जीएसटी के जो स्पेसिफिक प्रोविजन थे ये गवर्नमेंट ने पेंडिंग छोड़े हुए थे कि जब ये नोटिफाई किए जाएंगे तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो सर आज के सेशन में हम समझने के वाले हैं वो कौन कौन से जीएसटी की अपडेट्स हैं जो कि 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आने वाली हैं। इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन सभी जीएसटी के अमेंडमेंट को, सभी नहीं, कुछ अमेंडमेंट को अभी भी छोड़ा हुआ है, उनको अभी भी पेंडिंग रखा हुआ है, बट बहुत सारे अमेंडमेंट्स को जो है इफेक्ट में ला दिया है 1 अक्टूबर 2022 से। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, आप समझ जाओगे क्या क्या चेंजेस जीएसटी के अंदर आने वाले हैं 1 अक्टूबर से। और इस नोटिफिकेशन के अंदर हमको वही समझाया हुआ है, 1 अक्टूबर 2022 एज द डेट ऑन विच द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 100 to 114। नाउ ये जो सेक्शन होते हैं ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2022 के सेक्शन है, और इसके अंदर सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट बताई हुई हैं। तो एक्सेप्ट ये 2 सेक्शन अभी भी छोड़े हुए हैं। एक तो क्लॉज नंबर सी, इसको देखिए, क्लॉज नंबर सी ऑफ सेक्शन 110 और क्लॉज नंबर सेक्शन नंबर 111, क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 110 और 111, ये 2 सेक्शन जो हैं ये प्रोविजंस अभी भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किए हैं। इसके अलावा सेक्शन 110 से 114 तक सारे सेक्शन जो है वो नोटिफाई हो चुके हैं, 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने वाले हैं। सर ये तो आप खुद भी देख के समझ जाओगे,
वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको ये समझाऊं कि इस सेक्शन नंबर 100 से 114 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि आपके लिए रेलिवेंट रहने वाले हैं। चाहे आप एक अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स प्रैक्टिशनर है, या फिर आप डिपार्टमेंट की तरफ से वीडियो देख रहे हैं, सर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझने वाले हो क्या क्या चेंजेस 1 अक्टूबर से आने वाले हैं। सर मैंने खोल लिया है हमारा फाइनेंस एक्ट, और फाइनेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 100 खोला हुआ है। यहां पे आप देखोगे तो 100 से 114 तक चेंज आया है, तो सेक्शन 100 से 114 तक एक बार गो थ्रू करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। वैसे मैंने एक ब्रीफ वीडियो इसकी ऑलरेडी बनाई हुई है, जब ये बजट आया था, जब फाइनेंस एक्ट आया था तब मैंने इसकी वीडियो बना दी थी, बट आज उसको और भी डिटेल में और भी निटिग्रिटीज के साथ समझेंगे। सेक्शन नंबर 100 समझते हैं। सीजीएसटी एक्ट के अंदर जहां पर अमेंडमेंट की गई सेक्शन नंबर 16 के अंदर, सर मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी सेक्शन नंबर 16 से रिलेटेड। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 हमको टाइम लिमिट बताता है, जिस टाइम लिमिट के अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का। यानी अगर मैं 21-22 की बात करूं तो 21-22 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक, सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट होती है 20 अक्टूबर तक क्लेम कर सकते है। ये बात मैं कल तक बोल रहा था क्योंकि कल तक ये वाली नोटिफिकेशन नहीं आई थी, बट आज जब ये नोटिफिकेशन आई है तो मेरे शब्द कुछ बदल जाएंगे। 1 अक्टूबर से जो है ये सिनेरियो, वैसे आज भी मैं वही बोलूंगा जो कल बोल रहा था। कल मैंने वीडियो डाली थी, मैंने आपको बोला था सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो प्रीवियस ईयर का, बट 1 अक्टूबर से ये चीज चेंज होने वाली है। 1 अक्टूबर से जो है आपकी डेट क्या होने वाली है, 30 नवंबर तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो लास्ट ईयर का। मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी आपके साथ, जहां पर मैंने बताया आपको क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको एनुअल रिटर्न जिससे आप अपनी करेक्टली फाइल कर पाए, वो सारी चीजें भी मैंने आपको वहां पे समझाई। बट आज मेरे वर्ड थोड़े से चेंज हो जाएंगे क्योंकि 1 अक्टूबर से बेसिकली क्या होने वाला है, सेक्शन 16 के अंदर जो ये अमेंडमेंट आई थी, मैंने आपको शायद कल बताया भी था कि वो नोटिफाई नहीं हुए हैं। लग रहा है सीबीआईसी मेरी वीडियो का ही वेट कर रही थी। कल मैंने वीडियो बनाई और आज जो है नोटिफिकेशन आ गई है सीबीआईसी की तरफ से, नोटिफाई कर दिए गए हैं सेक्शन 1 अक्टूबर से। तो सेक्शन 16 में जो मेजर अमेंडमेंट थी वो यही थी कि जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 टाइम लिमिट जो होती है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की, वो सितंबर मंथ की ड्यू डेट 3B की जो होती है उससे एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया है। यहां पर आप पढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर बी को जरा इसको ध्यान से पढ़िए। टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी ऑफ प्रीवियस ईयर का आईटीसी आप कब तक क्लेम कर सकते हैं करंट ईयर में। तो इन सबसेक्शन 4 for the word and figure due date of furnishing of the return under section number 39 for the month of September, the word 30th day of November shall be substitute, यानी 30th day of November तक जो है वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, 30th नवंबर से पहले पहले ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करें प्रीवियस ईयर का। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एक इनएलिजिबल आईटीसी हो जाएगा। अगर वो टाइम लिमिट लैप्स हो जाता है तो वो इनएलिजिबल आईटीसी हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। छोटी सी अमेंडमेंट एक ये वाली भी थी, the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person। अब ये कम्युनिकेट कैसे की जाती है, GSTR 2B की हेल्प से कम्युनिकेट की जाती है। तो GSTR 2B जब फाइल करता है सप्लायर, तो आपके पास वो वो अपनी जब GST R1 फाइल करता है, सॉरी, जब सप्लायर R1 फाइल करेगा तो आपके 2B में वो आ जाएगा। तो इस तरीके से वो कम्युनिकेट किया जाता है। तो उसी का एक एक्सटेंशन यहाँ पर डाला गया कि कम्युनिकेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बिन, सेक्शन 38 के अंदर वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप सेक्शन 38 अगर आप पढ़ोगे तो सेक्शन 38 क्या होता है, इनवर्ड सप्लाई का सेक्शन होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का सेक्शन होता है। पहले तक बहुत सिंपल होता था, आज की डेट में इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आज के सेशन का पार्ट भी है। और इस सेक्शन 38 की मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। सेक्शन 38 अब पुराना वाला सेक्शन नहीं रह गया सर, उसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ऐड ऑन कर दी गई हैं, एक बार चेक। और बहुत सारी उसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां पे मैंने ये सेक्शन 38 जो नया वाला है, सेक्शन 38 है, वो डिस्कस किया है। एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस वहां पर पुट कर दी गई हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस को जरूर ध्यान रखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते टाइम। ये वाला जो क्लॉज है ये भी सेक्शन 16 जो अवेलमेंट ऑफ आईटीसी एलिजिबिलिटी की जो कंडीशंस होती हैं वहां पर ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 16 की कंडीशंस आप समझ गए। ये चेंज होने वाला है आपका 1 अक्टूबर 2022 से। चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन नंबर 101। इसके अंदर अमेंडमेंट आई है सेक्शन नंबर 29, यानी कैंसिलेशन जो किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कैंसिलेशन किया जाता है आपका जीएसटी नंबर, वहां पर कुछ अमेंडमेंट आई हैं। एक अमेंडमेंट तो ये है कि जो
कंपोजिट सप्लायर होता है, कंपोजिट सप्लायर जो कि फाइल करनी होती है, जिसको जीएसटीआर 4 फाइल करनी होती है कंपोजिट सप्लायर को पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और क्वार्टरली सीएमपी 08 जो टैक्स की पेमेंट करता है कंपोजिट सप्लायर सीएमपी 08 क्वार्टरली बेसिस पर, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो क्या फाइल करता है, जीएसटीआर 4 फाइल करता है आज की डेट में। तो उस सिचुएशन में जीएसटी कब कैंसिल किया जा सकता है, तो इन क्लॉज नंबर बी फॉर द वर्ड रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, ये पहले लिखा होता था क्योंकि पहले थोड़ा अलग सिस्टम चलता था। द वर्ड द रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न। सो जो ड्यू डेट है 30 अप्रैल या जो भी ड्यू डेट है रिस्पेक्टिव ईयर की, यानी अगर मैं अभी बात करूं तो 21-22 की एक कंपोजिट सप्लायर के लिए जीएसटीआर 4 फाइल करने की जो ड्यू डेट है उसके 3 मंथ के अंदर अंदर भी अगर ड्यू डेट प्लस 3 मंथ, यानी ड्यू डेट करनी है प्लस 3 मंथ करने, अगर उस डेट तक फाइल नहीं किया है जीएसटीआर 4 उस कंपोजिट सप्लायर ने, तो प्रॉपर ऑफिसर आपके पास राइट आ जाता है कि आप जो है उसका जीएसटी नंबर अब कैंसिल कर सकते हो। पहले वर्डिंग इतनी क्लियर नहीं थी, 3 कंसेक्यूटिव पीरियड किसका लिया जाए, सीएमपी 08 का लिया जाए या अगर आप जीएसटीआर 4 का लेंगे तो वो तो 3 साल हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाता है। इसीलिए इसको चेंज करके 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न, और रिटर्न कौन सी फाइल की जाती है कंपोजिट सप्लायर के द्वारा, जीएसटीआर 4 फाइल की जाती है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आने वाला है। तो अगर आप डिपार्टमेंट की तरफ से वीडियो देख रहे हैं तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपोजिट सप्लायर के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्लॉज नंबर सी, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ लिखा होता था कि 6 मंथ तक अगर कोई नॉर्मल टैक्स पेयर, यहां बात की जा रही है क्लॉज, इस वाले क्लॉज में नॉर्मल टैक्स पेयर की बात की जा रही है, एक रेगुलर टैक्स पेयर जो होता है जीएसटी के अंदर, तो रेगुलर टैक्स पेयर अगर 6 कंसेक्यूटिव पीरियड की जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता तो प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट आ जाता है कि वो उसको कैंसिल कर सकता है। तो यहां पर सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब वर्ड यूज कर दिया गया है, तो वो कितना प्रिस्क्राइब, इसको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिएगा, आप कितना प्रिस्क्राइब किया गया वो अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं है, तो अभी इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि कब आप उसको कैंसिल कर सकते हो। ये भी बहुत जल्दी प्रिस्क्राइब वैसे हो जाना चाहिए कि कितने पीरियड के अंदर आप कैंसिल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 102 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 जहां पर अमेंड किया गया है हमारा सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 बात करता है क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में और डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जो चेंज किया गया है वो सब सेक्शन 2 के अंदर किया गया है, जो कि बताता है टाइम लिमिट फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट। आप क्रेडिट नोट कब तक इशू कर सकते हो उसकी टाइम लिमिट बताई गई है जीएसटी के अंदर। सो पहले ये टाइम लिमिट होती थी वही जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट होती थी वही क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट होती थी, दैट इज सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट। लेकिन अब वो चेंज होकर के यहां पर भी चेंज कर दिया गया, क्रेडिट नोट इशू करने की जो ड्यू डेट है अब वो 30 नवंबर हो चुकी है, यानी प्रीवियस ईयर का 21-22 का क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हो 30 नवंबर तक, और ये इफेक्ट में आने वाला है 1 अक्टूबर 2022 से। ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। मूविंग फर्दर सेक्शन नंबर 103 जहां पर अमेंड किया गया है सेक्शन नंबर 37। अब सेक्शन नंबर 37 में जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न होती है आपकी जीएसटीआर 1 जो आपकी फाइल की जाती है उसको सपोर्ट करता है सेक्शन नंबर 37 के थ्रू ही वो जीएसटीआर 1 जाती है। तो यहां पर बेसिकली जो चेंज किए गए हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चेंज कर दिए गए हैं। पहले जो हमारा लॉ था उसमें काफ़ी सारी जो है माल फंक्शंस थे, मतलब वो कभी प्रैक्टिकली आ नहीं पाया, जो प्रैक्टिकली होता है वो लॉ में लिखा नहीं हुआ था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज की गई। मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, बेरैक दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो क्या क्या चेंजेस किए गए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हल्के में मत लेना सर। 1 अक्टूबर से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ये पढ़ लो ध्यान से। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द टैक्स पीरियड इफ द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर एनी प्रीवियस पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। सर इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपने सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल नहीं करी जीएसटीआर 1, एक मिनट, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर एनी, हाँ अगर आपने प्रीवियस पीरियड की फाइल नहीं किया तो सितंबर मंथ की आपने फाइल नहीं की है, सितंबर मंथ की आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाई यानी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की है। अक्टूबर मंथ में आप कोई डिटेल डालना चाहते हो, आप डिटेल्स डालना चाहते हो अक्टूबर मंथ के अंदर, तो क्या अक्टूबर मंथ के अंदर आप डिटेल डाल पाओगे? आंसर इज नो। आपको पहले सितंबर मंथ की ये फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डिटेल फर्निश कर पाओगे
अक्टूबर मंथ की और अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखिए, अब जो है सीक्वेंस में काम करना पड़ेगा आपको। पहले आप R1 फाइल करें, फिर 3B फाइल करें, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड की R1 फाइल करें। तो R1 में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, अगर पिछले पीरियड की आपने R1 फाइल नहीं करी तो करंट पीरियड की आप R1 नहीं फाइल कर पाएंगे। ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दी गई है, 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आने वाली है। इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 104 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022, जो कि अमेंड करता है सेक्शन नंबर 38 को। सर सेक्शन नंबर 38 में डिस्कस नहीं करूंगा, रेफर वीडियो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। पहली बात तो आज की वीडियो हल्के में मत लेना, स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे पॉइंट्स बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ये वाला पॉइंट में क्यों नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जो नया वाला सेक्शन 38 जो होता है वो इनवर्ड सप्लाई, जीएसटी के अंदर जो इनवर्ड सप्लाई होती है उसके रिस्पेक्ट में ये वाला सेक्शन है। तो जो रिस्ट्रिक्शन अभी हमने पढ़ी थी, यहां पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। नाउ ये रिस्ट्रिक्शंस प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकल इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आने वाले हैं, जो कि मैंने डिस्कस किए हैं उस वाली वीडियो के अंदर। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। सेक्शन 38 की जो डेडिकेटेड मेरी वीडियो है उसके अंदर आप ये वाली चीजें चेक कर सकते हो, जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो चेंज आया है सेक्शन नंबर 105 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022, जहां पर सेक्शन 39 जो कि हमारा जीएसटीआर 3B के लिए होता है, वहां पर चेंज आया है। सर 3B में ऐसा क्या चेंज आ गया? देखिए 3B में चेंज आया है, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको क्या करना होता है, जो कैलेंडर मंथ होता है उस मंथ के नेक्स्ट मंथ की 20th तक अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है अभी तक। लेकिन अब ये चेंज होने वाला है, 20th को हटाकर इन्होंने वर्ड 30th सब्स्टिट्यूट कर दिए गए, यानी 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तो नहीं करनी। अब आपको जो है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आपके लिए ड्यू डेट जीएसटीआर 3B की चेंज हो चुकी है, आपको नेक्स्ट मंथ की 13th तक फाइल करनी है। तो अगर आपका कोई क्लाइंट NRTP है तो आप नोट कर सकते हैं ये वाला पॉइंट भी। उसके बाद जो है चेंजेस जो किए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये वाले चेंजेस बेसिकली वही वाले चेंजेस जो मैंने आपको बताए थे, प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लॉ के अंदर जो अपडेट्स किए गए हैं, लॉ को जो ठीक किया गया है, वो वाले चेंजेस यहाँ पर दिए हुए हैं। 7th प्रोविजो के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन की हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 106 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021। यहाँ पर सेक्शन नंबर 41 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। देखिए, द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सेक्शन 41 होता है अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अवेलमेंट होता है वो सेक्शन 41 के अंदर किया जाता है। नाउ एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब कौन कौन सी कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन बताइए सर? सेक्शन 16 पढ़ लो, सेक्शन 17 पढ़ लो, रूल 38 पढ़ लो, रूल 42 पढ़ लो, रूल 43 पढ़ लो। वहां पर कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस आपको बताई जाती हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। नाउ बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स as self-assessed in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger। तो उस रिस्ट्रिक्शन कंडीशन को ध्यान में रख के जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करोगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। इसका सबसेक्शन नंबर 2 पढ़ो। सबसेक्शन 2, the credit of input tax availed by a registered person under subsection 1 in respect of such supply of goods or service or both the tax payable thereon, ध्यान से पढ़ना, whereon has not been paid by the supplier shall be reversed along with applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed। सर ये क्या बोला हुआ है? नई कंडीशन है सर, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं बता देता हूं क्या कंडीशन डाली हुई है। सिंपली बोलो, आईटीसी क्लेम करने की एक और कंडीशन यहां पर ऐड कर दी गई है। अगर आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर तो शो कर दिया बट अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी, क्योंकि टैक्स की पेमेंट कहां से की जाती है? जीएसटीआर 3B से। तो उसने अगर अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है, टैक्स की पेमेंट नहीं की है, तो आप उस सप्लाई का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाओगे। ये कंडीशन, ये रिस्ट्रिक्शन आपकी डाल दी गई है सेक्शन नंबर 41 के अंदर, जो कि 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आ जाएगी। सर लेकिन सर हो सकता है मेरा सप्लायर तो लेट लतीफ बंदा, वो बाद में फाइल कर दे। तो जब वो फाइल कर दे 2 महीने बाद उसने फाइल करी अपनी जीएसटीआर 3B, तो 2 महीने बाद जब उसने 3B फाइल करी, जब टैक्स की पेमेंट करी, तब आप उसको रिक्लेम कर लो। तब आप उसको क्या कर लो? रिक्लेम कर लो उस वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को। ये पॉइंट यहां पर ऐड ऑन किया गया है। और देखिए प्रैक्टिकल चैलेंज तो बिल्कुल ऑब्वियसली आएंगे कि आप हर एक सप्लायर से आपके पास इनपुट आया, मान लीजिए आपके तो बहुत सारे सप्लायर है,
100, 500, 1000 सप्लायर है। अब सबसे आप ये कॉन्फर्मेशन लेते रहो, सबका 3B चेक करते रहो कि तुमने 3B फाइल करा, तुमने 3B फाइल करा, तो प्रैक्टिकल चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं ये चीज़ कंफर्म करने में कि भाई उन्होंने टैक्स की पेमेंट की है नहीं करी। अब उनके टैक्स की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम थोड़ी लेंगे, हमको भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने अपने टैक्स की पेमेंट नहीं की है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे डाला गया जो कि प्रैक्टिकली मुझको लगता है थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पर आएंगे इसको अप्लाई करने में। तो ये प्रोविजो यहाँ पे डाला गया। प्रोविजो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब वो आपकी काउंटर पार्टी जो आपका सप्लायर है वो फाइल कर देगा अपनी GSTR 3B टैक्स की पेमेंट कर देगा, तब आप उसको रीअवेल कर सकते हो, दोबारा से अवेल कर सकते हो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेड सप्लायर makes payment of the tax payable in respect of aforesaid supply, the registered person can re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed। तो आप उसको क्या कर सकते हो, री-अवेल भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 107, जहां पर सेक्शन 42, 43 और 43 इन 3 सेक्शन को ऑमिट कर दिया गया जो कि प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह की बात करते थे, उनको यहां से ऑमिट कर दिया गया है, अमेंडमेंट की गई है। उसके बाद सेक्शन नंबर 47 के अंदर, सेक्शन नंबर 47 के अंदर अमेंडमेंट जो कि लेट फीस की बात करता है। तो लेट फीस के अंदर यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इनवर्ड वाली सप्लाई का और सेक्शन 38 यहाँ से ऑमिट कर दिया गया। ऑब्वियसली GSTR, अब आपको 2 या 2B जब GST आया था तो 2 फाइल करने की भी एक वो थी कि आपको 2B फाइल करनी पड़ेगी, तो अब 2 फाइल करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसीलिए इनवर्ट सप्लाई और सेक्शन 38 के अंदर ही इनवर्ट सप्लाई की जो रिटर्न है वो फाइल की जाती है, तो इसलिए यहाँ से इनको ऑमिट कर दिया गया। और आफ्टर द वर्ड एंड फिगर सेक्शन 39 और 45 द वर्ड फिगर और सेक्शन नंबर 52 यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है, यानी सेक्शन 52 जो TCS की लायबिलिटी होती है वहाँ पर लेट फी की बात यहाँ पर की जा रही है कि अगर TCS लेट फाइल करता है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर को TCS फाइल करना होता है GST के अंदर, तो अगर वो लेट फाइल करेगा तो वहाँ पर भी लेट फीस की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद सेक्शन नंबर 48 जो कि GST प्रैक्टिशनर की बात करता है, तो GSTP के अंदर जो है डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई फाइल करने का जो एक पॉइंट था वो हटा दिया गया, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई फाइल करने की तो आजकल बात आती नहीं है, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा दिया गया। क्या क्या पावर्स होते हैं, मतलब क्या क्या काम GST प्रैक्टिशनर कर सकता है, तो उसमें से इनवर्ट सप्लाई फाइल करने वाला जो पॉइंट है सेक्शन 38 वाला, वो यहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो अमेंडमेंट आई है सेक्शन नंबर 49 के अंदर। तो सेक्शन 49 के अंदर बेसिकली एक क्लॉज को यहाँ से रिमूव किया गया, मतलब एक क्लॉज अभी एप्लीकेबल नहीं है 1 अक्टूबर से, जो हमारा क्लॉज नंबर C है। क्लॉज नंबर C के अंदर क्या बात की गई है, आपको ध्यान होगा, वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है कि अब आप अपने एक GST नंबर से दूसरे ब्रांच के GST नंबर पर भी कर सकते हो। मेरी 2 ब्रांच है, एक दिल्ली में एक महाराष्ट्र में। मुझे दिल्ली में GST पे करना था लेकिन मैंने गलती से महाराष्ट्र वाले GST पे कर दिया, तो महाराष्ट्र से क्या मैं दिल्ली में ट्रांसफर कर सकता हूँ? अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी दूसरी ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कैश में पैसा डाल सके, तो यही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया था इस वाले सबसेक्शन के अंदर कि आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी डिस्टिंक्ट एंटिटी को या डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी को, तो उसको अभी इफेक्ट में नहीं लाया गया है, तो अभी आप वो ट्रांसफर अभी भी नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कब तक ये वाला क्लॉज नंबर C ऑफ सेक्शन 110 इफेक्ट में आएगा। इसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आपके सेक्शन 49 के जो है वो इफेक्ट में आ गए हैं। एक चीज़ यहाँ पर यहाँ ये भी फैक्ट में आ गया है, पॉइंट नंबर D। तो पॉइंट नंबर D में बेसिकली बोला हुआ था कि गवर्नमेंट के पास राइट है कि कितना मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली इन्होंने सपोर्ट करने के लिए दिया था। रूल 86B आया था, अगर आपको एक ध्यान हो, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। रूल 86B के अंदर आप 90% ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आपकी टर्नओवर या टैक्स लायबिलिटी एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा होती है, तब आप रूल 86B के अंदर फॉल करते हैं ना, आपको 99% आप क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो, 1% आपको कैश में पे करना होता है। तो ये वाला पॉइंट जो था, इसके लिए कोई बैकिंग गवर्नमेंट के पास नहीं थी, तो वो बैकिंग यहां से प्रोवाइड कर दी गई, इसके अंदर डाल करके सेक्शन नंबर 49 के अंदर इसको ऐड ऑन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन नंबर 111, ये अभी भी येट टू नोटिफाइड है। यहां पर बात की जा रही है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर आपने रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज किया है तो 24% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये बात कही गई है सेक्शन 111 के अंदर। तो इसको भी, ये भी येट टू नोटिफाई है, इसको भी यहां से हटा दिया गया, ये 1 अक्टूबर से अप्लाई नहीं होने वाला है। सेक्शन नंबर 112 है
यहाँ पर सेक्शन 52 को, सेक्शन नंबर 52 को यहाँ पर अमेंड किया गया। सेक्शन 52 हमारा होता है टीसीएस की जो लायबिलिटी आती है, टीसीएस की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की जो होती है वो। यहाँ पे चेंज क्या किया गया कि अगर कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर से और उसने गलत टीसीएस की रिटर्न फाइल कर दी सेक्शन नंबर 52 के अंदर, तो उसकी रेक्टिफिकेशन कब तक की जा सकती है। तो अभी जो लिमिट थी रेक्टिफिकेशन की वो थी सितंबर मंथ की ड्यू डेट। सितंबर मंथ की ड्यू डेट से ध्यान आया, 3B की जो सितंबर की ड्यू डेट होती है तब उस मंथ तक आप कर सकते हो। लेकिन अब इसको चेंज करके 30th डे ऑफ नवंबर, 30th नवंबर जो इसको कर दिया गया है। यहाँ पर भी वो वाला चेंज लेके आया गया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 54 रिफंड के अंदर जो है थोड़े चेंज किए गए थे। रिफंड वाले पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। पावर टू इशू डायरेक्शन जो है सेक्शन नंबर 114 के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर टू इशू डायरेक्शन थी, तो यहाँ से इसको ऑमिट कर दिया गया है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 38 जो है वो ऑमिट कर दिया गया है। तो बोर्ड के पास पावर जो है, पावर टू इशू डायरेक्शन टू बोर्ड यानी सीबीडीटी के पास कौन कौन सी पावर है नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू करने की, नोटिफिकेशन इशू करने की, वो यहाँ पर बताई होती है। तो ये भी आपका इफेक्ट में आ गया है। मेन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। एक तो था सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट है वो अब एक्सटेंड हो गई है 1 अक्टूबर से। अब जो है आप 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंडर। और ध्यान रखिएगा, जो अब आप जीएसटीआर 9 फाइल करोगे तो जीएसटीआर 9 के अंदर भी जो स्पेसिफाइड अप टू अ स्पेसिफाइड पीरियड की ट्रांजेक्शन आपको उसमें देनी होती है, तो वो अब सितंबर की ड्यू डेट से बढ़ के अब सितंबर से बढ़ के 30 नवंबर जो है वो हो चुका है। इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट है, ये जो एनालिसिस है ये हमारा फिनटेक्स प्रो का एनालिसिस था। आशा करता हूं आपको पूरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। और अगर जीएसटी आईटीआर टीडीएस को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आप जरूर चेक कर सकते हैं हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस, जिसकी करंट फीस 3500 है। बहुत जल्दी इसकी फीस इंक्रीज होकर 5500 होने वाली है। सीखना चाहते हैं तो जरूर चेक कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आशा करता हूं गाइस आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।